क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी क्लास 10th के ज्योग्राफी के हम 7 चैप्टर करने जा रहे हैं। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये टर्म 2 के सिलेबस में आ रहा है और इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी मतलब हम क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट में कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। 3 तरह के ट्रांसपोर्ट बेसिकली है, पाइपलाइन है, रोपे, फिर पाइपलाइन है, यहाँ पे 4 तरह का ट्रांसपोर्ट है। एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। 4 तरह का ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करने हैं यहाँ पे। लैंड के अंदर रेल और रोड हो गया, रेलवे और रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट में ओशनिक ट्रांसपोर्ट और इनलैंड यानी कि नदी के कंट्री के अंदर जो नदी वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमें, नदियों में किस तरह का ट्रांसपोर्ट, रिवर्स में किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एंड फाइनली हम एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आ जाता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें हम 2 जने बात करते हैं, जब when 2 person contact with each other and it is not revealed to other what these people are communicating, then that is called personal communication. And then we will also talk about mass communication. मास कम्युनिकेशन में टीवी होता है, न्यूज़पेपर, यानी कि कोई भी न्यूज़ जो है दैट इज़ broadcasted to the large number of people at the same time, and that is called mass communication. So this is the synopsis of the entire chapter. अब हम करने जा रहे हैं इसको इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि व्हाट आर द एफिशिएंट, वाई आर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। तो हम क्यों कोई भी कंट्री का एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। लाइफ लाइन मतलब जैसे कि आपको पता है कि बिना इसके कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है। जिस कंट्री में जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है। ऐसा क्यों है? तो हम वही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन एनी कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं अभी। इसका आंसर हम, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपिंग डेवलपमेंट। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट क्या है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स, फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन रिक्वायर द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर मान लो कि कोई सामान सप्लाई लोकेशन टू डिमांड, जैसे कि मान लो कोई सामान फैक्ट्रीज में बन रहा है या कोई भी सामान जो है आपका एग्रीकल्चर एरिया में है जहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा है वहाँ पे है, तो इट नीड टू बी ब्रॉट वेयर देयर इज डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। सो हमें जो चीज़ फैक्ट्री में बन रहा है या खेतों में बन रहा है वहाँ से हमें मार्केट में लाना ज़रूरी होता है, और इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? अगेन ट्रांसपोर्ट का। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉट एवर दैट इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री और इन द एग्रीकल्चरल लैंड दैट नीड टू बी ब्रॉट टू द एरिया वेयर देयर दीज प्रोडक्ट कुड बी परचेज, और उस दैट इज़, इसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्री में भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकते हैं या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकते हैं, और इन सारे फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे कि मान लो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज होता है, शुगर केन हम पहुंचाते हैं, राइस पहुंचाते हैं राइस मिल में, उसी तरह से। तो ये रॉ मटेरियल जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिसको जो कि आइदर खेती बाड़ी से मिलता है या फॉरेस्ट से मिलता है, हो सकता है माइन से मिले, तो इट नीड टू बी ब्रॉट टू द प्लेस वेयर दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। तो कोई भी सामान बनाने के लिए हमें एक्चुअली रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल तभी फैक्ट्री तक पहुंच पाएगा जहाँ पे सामान बनेगा, जबकि अगर वहाँ पे
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। तो थर्ड है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज देयर मूवमेंट टू मार्केट। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये भी समझ में आया कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है हम किस तरह से सामान बना रहे हैं और सामान को मार्केट तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पे वो बिक सकते हैं। तो जितना हम फास्ट वे में करेंगे उतना ज़्यादा कंट्री डेवलप होगा। तो ये है एक। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, देयर फॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब बहुत ज़रूरी है, बिना इसके इकोनॉमी कैन नॉट डेवलप। So this is the first thing that any country need to develop, transport and communication, then only that country can come on the way of development। तो इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो हमारा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेशन मतलब होता है मैसेज कन्वे करना। तो ये भी ज़रूरी है, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट फैसिलिटी हो गया, जिससे इन्फॉर्मेशन ईजिली एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वी नीड टेलीफोन कम्युनिकेशन चाहिए हमें कुछ ऑर्डर करना है या कहीं से कुछ मंगाना है। सो ऑल दिस थिंग कैन बी ईजिली डन विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन और थ्रू फैक्स या थ्रू मैसेजेस। तो इसके लिए कम्युनिकेशन डेवलप होना ज़रूरी है। सो अगर कोई कंट्री चाहता है डेवलप होना तो उस कंट्री में ये भी ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल टू मूव फ्रॉम place to place and also allow the to remain connected towards each other। ठीक है, so it also help people to connect each other। people are connected because of transport and communication। so that is also another importance of transport and communication, that people remain connected with each other if there is well developed communication system in any country। next it also facilitate local, national and international trade। सबसे बड़ी बात है ट्रेड को भी ये फैसिलिटेट करता है। अगर कोई भी कंट्री में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, अगर कोई कंट्री में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से ट्रेड नहीं हो सकता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, बेचना, ये सब चीज़ तभी पॉसिबल मुमकिन है इफ़ देयर इज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन एनी कंट्री। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे रोड ट्रांसपोर्ट इज बेटर देन रेलवे। मैंने बताया था ना कि हम पहले तो रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में करेंगे डिटेल में। तो रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बेटर है रेलवे से। तो ठीक है, तो देखो बोथ बिल्डिंग्स, एक तो बनाना और मेंटेन करना आसान होता है रोड रेलवे के मुकाबले। दूसरा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसका कम होता है। तीसरा जो है रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड। तो थोड़ा सामान के लिए और थोड़े लोगों के लिए, अगर मूवमेंट के लिए, ये कंपैरेटिवली चीपर होता है देन दैट ऑफ द रेलवे। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। क्या रेल या एरोप्लेन हमें घर घर आके सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हमें अगर घर आना है तो हम रोड के थ्रू ही आते हैं। और हाँ, सो जनरली डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है फीडर सर्विस। फीडर सर्विस मतलब होता है कि अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो वी टेक द हेल्प ऑफ रोड ओनली, अगर हमें एयरपोर्ट जाना है तो वी टेक द हेल्प ऑफ रोड ओनली। सो दैट इज कॉल्ड फीडर सर्विस। तो रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड फीडर सर्विस ऑल्सो। ईजी टू बिल्ड इवन इन द रफ टेरेन। अगर मान लो पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ है, देयर ऑल्सो रोड कैन बी बिल्ड, बट रेलवे बनाना मुश्किल होता है ऐसे में। तो दिस इज the importance of road transport, or in what way road transport is better than that of railway। that ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the different classification of road according to their capacity। सो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हम उनके कैपेसिटी के ऊपर क्लासीफाई कर रखे हैं। एक तो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और सुपर हाईवे। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवे है। दूसरा नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स है। ये सारे कैटेगरी ऑफ रोड्स हैं जो कि कैपेसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला जो है हमारा जो ऊपर था वो फर्स्ट था सुपर हाईवे कौन से होते हैं और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव सुपर हाईवे मतलब जैसे कि आपको पता है कि कुछ हमने हाईवे बना रखे हैं जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, प्लस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को कनेक्ट करता है। इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखो यहाँ पे इस तरफ वेस्ट में मुंबई है, नॉर्थ में दिल्ली है, ईस्ट में कलकत्ता है, साउथ में चेन्नई है। इन चारों को हम कनेक्ट करता है ये। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे चेन्नई है। सो ये एरिया को कनेक्ट करने वाला जो रोड होता है उसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो ये भी एक सुपर हाईवे है। देखो यहाँ पे क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस। का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, क्योंकि ये जो है इतने बहुत सारा ज़्यादा कंजेशन नहीं होता है इसके अंदर। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा टर्न इधर उधर होके जाता नहीं है, सीधा स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाता है। इसकी वजह से टाइम भी कम लगता है और डिस्टेंस भी कम लगता है।
सो इसलिए जल्दी लोग एक के मेट्रो से दूसरे मेट्रो तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए कनेक्ट द मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कनेक्ट करता है। कौन बनाता है इसको? नहाई। नहाई मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंस्ट्रक्ट करता है। और ये है कुछ फीचर्स हैं सुपर हाईवे के, आता है तो हमें लिखना है इसको। उसके बाद 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में मैंने बताया ना कि ये 4 शहरों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को। दूसरी बात है इसका कौन से हाईवे जो है जो दिल्ली से मुंबई जाता है, NH8 है, नेशनल हाईवे 8। मुंबई से चेन्नई जो जाता है NH4 है, और चेन्नई से कोलकाता जाता है NH5 है, और दिल्ली से कोलकाता जो है NH2 है। तो ये सारे नेशनल हाईवे हैं जो कि इनको कनेक्ट करता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये है, आपको अगर हम मैप बना के देखते हैं कि यहाँ पे और पोरबंदर गुजरात में, तो यहाँ से एक और एक जाता है हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। सो नॉर्थ साउथ, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से शुरू होता है और ये कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है तमिलनाडु कन्याकुमारी का है, और दूसरा जो है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो होता है वो सिलचर असम में है। सिलचर असम में एक जगह है, वहाँ से कनेक्ट होके ये पोरबंदर तक जाता है। सिलचर से पोरबंदर, ये पोरबंदर है और सिलचर है। तो कभी कभी पूछ देते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है? सिलचर है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है पोरबंदर है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है श्रीनगर है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हाईवे, सुपर हाईवे जिसको बोलते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझ लें क्या है ये। अब आता है दूसरा तरह के रोड, दूसरा क्लासिफिकेशन नेशनल हाईवे, कनेक्ट द मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द, ये याद रखना कौन करता है इसको? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, जो कि सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटेन करता है। उसी तरह स्टेट हाईवे होते हैं जो हर स्टेट में पाए जाते हैं। लिंक स्टेट कैपिटल विद द वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आपको पता है कि कंट्री स्टेट में डिवाइड होता है, स्टेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है। तो ये जो है स्टेट का हर स्टेट में कैपिटल है। मान लो कि यूपी में कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ जो है लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है ये। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय, जैसे यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, यहाँ पे स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। तो ये भी एक लर्न करना है कि कौन बनाता है या मेंटेन करता है। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट रोड, कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑन द, तो मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ से दूसरे जगहों को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। और इसको कौन बनाता है? तो ये नहीं बताना है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यहाँ पे है जिला परिषद। जिला परिषद जो है लोकल बॉडीज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। सबसे नेक्स्ट जो है हमारा बॉर्डर रोड है। बॉर्डर रोड मतलब होता है कि आपको पता है कि इंडिया का जो बॉर्डर है, यहाँ भी चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, यहाँ पे फिर आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर है यहाँ पे, उसके बाद इधर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। तो इन सारे जगहों पे जो रोड बनते हैं, द रोड आर इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो इस एरिया में है हमारा। और दूसरा है कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय बॉर्डर रोड, ब्रो, BRO। ब्रो मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंटेन करता है और कंस्ट्रक्ट करता है। दी रोड्स आर ऑफ स्ट्रैटेजिक मतलब होता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इधर चाइना से कनेक्टेड है, इधर बांग्लादेश से कनेक्टेड है, यहाँ पे म्यांमार से कनेक्टेड है, यहाँ पे बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है। तो इन अगर एरियाज पे अगर हम रोड नहीं बनाते हैं, और अगर मान लो कभी लड़ाई होता है या कुछ भी होता है, तो उस समय हमारा मिलिट्री या आर्मी वहाँ पर आसानी से पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बॉर्डर रोड। दूसरी बात है कि इन सारे रोड बनने की वजह से जो बॉर्डर एरिया जो होते हैं, जो कि इनएक्सेसिबल होते हैं, जहाँ पे आमतौर पे इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, वो एरिया धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड।
ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ, इट कनेक्टेड बॉर्डर एरिया विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, हेंस ब्रॉड डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज रोड डेंसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोड डेंसिटी होता क्या है। रोड डेंसिटी मतलब क्या होता है कि रोड डेंसिटी मतलब एक तरह से, तो नेक्स्ट है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ रोड। देखो डेंसिटी ऑफ रोड मतलब होता है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में, अगर मान लो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये 100 किलोमीटर है और ये भी 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर है और ये भी 100 किलोमीटर है, तो इसके अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने किलोमीटर ऑफ रोड होते हैं। मान लो कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, हो सकता है 5 किलोमीटर हो 100 स्क्वायर किलोमीटर में, हो सकता है 5000 किलोमीटर हो, तो ये सो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ रोड, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, लेंथ ऑफ रोड ओवर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड, ठीक है, समझ में आ गया। रोड डेंसिटी जो था इंडिया का, अगर हम इंडिया का एवरेज देखें तो वो है हमारा 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, और अगर मिनिमम डेंसिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो 10 है और मैक्सिमम डेंसिटी 375 केरला में है। तो ये हो गया हमारी डेंसिटी ऑफ रोड। क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, रोड ट्रांसपोर्ट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंडिया में। सो कीपिंग इन, ठीक है, तो हमने अभी हम रोड ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट का क्या डिसएडवांटेज है उसको हम देखना है अभी। देखो कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम एंड द ट्रैफिक ऑफ पैसेंजर्स, द रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है इनएडिक्वेट है। जितना हमारे लोग हैं इंडिया में, पैसेंजर्स हैं, ट्रैफिक है, उसके अगर मुकाबले देखा जाए तो इंडिया में रोड कम है दूसरे कंट्री के कंपेयर में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रोड है अनमेटल्ड या कच्चा रोड है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे रोड जो है पक्का रोड नहीं है। एंड हेंस कैन नॉट बी यूज इन रेनी सीजन, आपको पता है कि कच्चा रोड जो होता है रेनी सीजन में ख़राब हो जाता है, उसमें हम ट्रांसपोर्ट ईजिली नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल हाईवे आर इनएडिक्वेट, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। रोडवे आर हाईली कंजेस्टेड, बहुत अगर है भी शहर वगैरह में जो है ना, रेलवे रोड जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत आसपास में है। दूसरी बात है कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम आसानी से उस रोड से गुजर नहीं सकते हैं, इतना कंजेस्टेड है। और ब्रिजेज जो है और कलवर्ट जो है बहुत पहले के बने ब्रिजेज हैं और वो पुराने हो गए हैं, ये भी एक प्रॉब्लम जो है इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट को फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो देयर आर 5 डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ रोड्स। अब हम रेलवे के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर ऑफ रेलवे इन इंडिया, ठीक है। रेलवे मैंने बताया था ना कि ट्रांसपोर्ट में 2 तरह का ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। हम रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है कि वेरी यूजफुल फॉर द कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। अब वो रेलवे हमेशा अच्छा होता है ज़्यादा सामान ढोने के लिए और भारी सामान ढोने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कंपेरेटिवली चीपर देन द रोडवे एंड द एयरवेज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमें बहुत दूर जाना है तो हम रेलवे से जा सकते हैं, पैसा भी कम लगता है। चाहे तो अब आप एयरवेज के कंपेयर कर लो या रोड ट्रांसपोर्ट को कंपेयर कर लो, दोनों के मुकाबले रेल से ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं कम पैसे में। ये ज़्यादा लोगों को नौकरी देता है। इंडियन रेलवे आर द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो हमारा ये एक्चुअली पता है ना, रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट अंडरटेकिंग है। बाकी कोई इस तरह का इतना बड़ा अंडरटेकिंग नहीं है गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट के पास, किसी के पास भी। उसको द प्रिंसिपल मेन रूट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट्स एंड पैसेंजर, ठीक है, लोगों के लिए और सामान के लिए भी बहुत आसान होता है, मेन है ये। एक्ट एज ए इंटीग्रेटिंग फोर्स। आपको पता है कि रेलवे इंडिया के हर कॉर्नर में गया हुआ, हर जगह को कनेक्ट करता है, इस तरह से लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक तरह से लोगों को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, एक दूसरे को समझने को हेल्प करता है ये। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फोर्स। तो सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड प्रोवाइड कंफर्ट एट होम। चलो हम सो के जा सकते हैं रेलवे में, ये भी एक फ़ायदा है, आराम से हम टहल सकते हैं रेलवे के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर, तो हम वी कैन फील एट होम ऑल्सो। खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। रेलवे कंडक्ट्स मल्टीफेरस एक्टिविटी, जैसे कि रेलवे जो है ना, हमें बिजनेस के लिए रेलवे यूज़ करते हैं, साइट सीइंग के लिए आप शिमला जाओ तो रेलवे से जा सकते हो, पिलग्रिमेज के लिए भी, धर्म यात्रा के लिए भी, ये सब तो इस तरह से रेलवे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अब क्या कि रेलवे का क्या क्या प्रॉब्लम है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवे, ठीक है। सो रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। आपको रेलवे बनाने से बहुत सारा पैसा लगता है, ये सबसे बड़ा एक
प्रॉब्लम है एक तरह से कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है रेलवे बनाने के समय, क्योंकि हमें ट्रैक बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। इसका मेंटेनेंस जो है वो भी एक तरह से महंगा होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम इसको रिपेयर करना होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए अगर नहीं करेंगे तो। कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली इन अनइवन एंड हाई हिल एंड डेजर्ट। मान लो कि रेगिस्तान वगैरह में बनाना बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ों पे बनाना भी मुश्किल होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। टिकटलेस पैसेंजर घूमते रहते हैं, पैसे नहीं देते हैं, वैसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चोरी वगैरह होता है आपका रेलवे के प्रॉपर्टी को, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसका अननेसेसरी चेन पुलिंग, चेन पुलिंग मतलब कि लोग चेन खींच के गाड़ी को रोक देते हैं और इससे डिले होता है हमेशा। सिंकिंग एंड स्लिपिंग ऑफ ट्रैक इन रेन। आपको पता है कि जब वेस्टर्न घाट में आपको, जब हम वेस्टर्न घाट में यहाँ पे मैंगलोर से गोवा तक का कोंकण हाईवे है, तो उस हाईवे में भी हम देखते हैं कि क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बारिश होने की वजह से रेलवे ट्रैक सिंक हो जाता है। हाँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल गुड। जो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है ना, उसको हम रेलवे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब चीज़। वेजिटेबल्स ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवे, क्योंकि रेलवे में डिले हो जाता है और ये सब चीज़ ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक। तो उसको व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे इंडिया में चला था 1853 में, बिटवीन मुंबई टू थाने। ठीक है, उसके बाद राइट द नेम ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू। आपको पता है कि रेलवे का ट्रैक होता है और ट्रैक का बीच का डिस्टेंस होता है। हाँ, दो जो पटरी होता है ना, पटरी के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के बेसिस पे हमने रेलवे को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। ब्रॉड गेज, जो इन दोनों का डिस्टेंस जो है 1.67 होता है, उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। अगर यही जो 1 मीटर का होता है डिस्टेंस, सिर्फ 1 मीटर का, तो उसको बोलते हैं मीटर गेज बोलते हैं। और उससे भी छोटा होता है 0.75 का, तो और छोटा होता है, जिससे कि आपको पता है आप जाओगे शिमला तो वहाँ पे, या दार्जिलिंग में नैरो गेज मिल जाएगा। तो 3 तरह के रोड क्लासीफाई किए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, आपको पता है कि क्वेश्चन देखिए, हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में सब जगह इक्वली रेलवे क्यों नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। आपको पता है कि पहाड़ों पे कम रेलवे है, जैसे कि मान लो हम इंडिया का मैप में देखते हैं तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ज़्यादा रेलवे है। उसके बाद आप हिमालय, अगर जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, यहाँ पे कम रेलवे है। राजस्थान वगैरह में भी कम रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट में भी कम रेलवे है। तो ये क्यों है ऐसा? यहाँ पे भी अगर हम इसके कंपेयर में नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन जो है, यहाँ इसके कंपेयर में देखें तो यहाँ पे भी रेलवे हमारा उतना ज़्यादा नहीं है इस पार्ट में भी। तो इवन दिस पार्ट ऑल्सो। सो व्हाट इज़ द रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे इन इंडिया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन क्या है, आंसर इसका क्या हो सकता है। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क डिपेंड अपॉन द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। 3 फैक्टर बताया हुआ यहाँ पे, एक तो फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। यानी कि ये जो लैंड फॉर्म वगैरह हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब होता है कि कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है, वहाँ पे ज़्यादा रेलवे है। अगर मान लो कि लैंड फिजियोग्राफिक मतलब होता है कि क्या ज़मीन प्लेन है, तो वहाँ पे ज़्यादा रेलवे हो सकता है। अगर मान लो ऊपर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो यहाँ पे रेलवे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो डेजर्ट है तो वहाँ पे भी जो लोग हैं वहाँ पे कम है, प्लस लैंड का स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं होता, कंडीसिव नहीं होता रेलवे बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम रेलवे कम पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गुजरात हो गया, पहाड़ों पे कम रेलवे होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा है, उस एरिया में रेलवे ज़्यादा होता है। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे मान लो कोई एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, सो दैट एरिया इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू रेलवे। द फॉलोइंग आर द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे। ठीक है, क्या क्या है? एक तो नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन मतलब जैसे कि अगर हम इंडिया में मैप बनाते हैं तो ये जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन है। तो यहाँ पे जो रेलवे ज़्यादा है, डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड, बहुत एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे इंडस्ट्रियली प्रोडक्टिव एरिया है, सपोर्ट हाई पॉपुलेशन भी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेलवे जो है
ज़्यादा है, विच इज़ फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिवर रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस द रिवर विच पोसेस सम डिफिकल्ट। मान लो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा रेलवे नदी वगैरह ज़्यादा है, रिवर्स बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया में आमतौर पे रेलवे कम होता है, ठीक है। अब जैसे हिली रीजन ऑफ नॉर्थ एंड द पेनिनसुला, जैसे साउथ में चले जाओ, यहाँ पे ये पेनिनसुला इंडिया हो गया हमारा, या नॉर्थ में जो है हिमालय पहाड़ है, वहाँ पे हिमालय माउंटेन है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है, इसलिए वहाँ पे रेलवे कम है, ठीक है। हिमालय रीजन है लेस नेटवर्क ऑफ रेलवे ड्यू टू रग्ड टेरेन, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन है, प्लेन इस तरह से है, तो उसकी वजह से वहाँ पे है। स्पेस पॉपुलेशन, वहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, एंड द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री या एग्रीकल्चरली प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है इसकी वजह से। नेक्स्ट है इन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्पी एंड रीजन्स ऑफ गुजरात, थिकली फॉरेस्टेड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी कम रेलवे है, क्योंकि एक तो लोग कम है, प्लस वहाँ पे सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वैम्पी लैंड है, दलदल ज़मीन है, रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ है, तो इसकी वजह से नहीं है। रिसेंटली डेवलप कोंकण रेलवे, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये कोंकण रेलवे। तो क्या है कि ये हम ना, जैसे कि आप अगर हम मैप बनाते हैं यहाँ पे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये मैंगलोर से गोवा जाता है, और वेस्टर्न घाट पे कोंकण रेलवे सेटअप किया गया है, और ये पास, इसमें बहुत सारे गैप्स है, पासेस हैं, माउंटेन ये पासेस हैं यहाँ पे, और टनल्स बने हुए हैं, और वो एरिया सही नहीं है, तो इकोनॉमिक रीजन इंडिया प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, तो ये डिफ़िकल्ट है, बट बनाया गया है, करीब करीब 700 किलोमीटर्स का रेलवे है, जो कि बहुत ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे, उसको हम से होकर गुजरते हैं, एडवेंचरस है लेकिन ख़तरनाक भी है। दूसरी बात है लैंडस्लाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, क्योंकि वेस्टर्न घाट है, बारिश बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से, और सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स, और कभी कभी ट्रैक्स जो है वो नीचे दब जाते हैं, तो ये सब रिस्क है। इसके बावजूद ये प्रॉब्लम है एक तरह से इनफैक्ट कोंकण रेलवे का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेलवे ट्रैक है जो कि डेवलप किया गया रिसेंटली। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टू डेवलप सुपर हाईवे। सुपर हाईवे में अब मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एक तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, जो कि आपको श्रीनगर से पोरबंदर आता है, और इधर श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर आता है। फिर मैंने एक और बताया था आपको कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, और दिल्ली को कनेक्ट करता है, इसको सुपर हाईवे है ये। तो ये सुपर हाईवे का इम्पोर्टेंस क्या है ये पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने बताया था कि इससे एक तो टाइम कम हो गया, क्योंकि हम 6 लेन रोड है ये, और इस पर ट्रैफिक जाम नहीं होता है, तो उससे हम इजीली जा सकते हैं, तो टाइम कम लगता है, और क्योंकि ये प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, ये नहीं कि कहीं से घूम के कहीं से जा रहा है, तो उसमें भी डिस्टेंस भी इसके कम हो गया, और मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को कनेक्ट करता है। हाँ, विद द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट, ठीक है, सो अनइंटरप्टेड ट्रैफिक है, 6 लेन रोड है, ये सब फीचर है इसके, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट एंड द रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आर नॉट कॉम्पिटिटिव। देखो कॉम्पिटिटिव तो ये नहीं कि दोनों आपस में कम्पीट कर रहे हैं, बल्कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड उसको हम कैसे इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे ये स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आर नॉट कॉम्पिटिटिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कैसे है, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, जो कि ये लंबे डिस्टेंस के लिए रेल ज़्यादा सुटेबल है। दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होता है, चीप होता है, इकोनॉमिकल मतलब चीप, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड। थोड़ा सामान के लिए, थोड़े लोगों के लिए सही रहता है। और रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है ज़्यादा सामान और हैवी गुड्स के लिए, और प्लस लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए भी सही होता है। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज बेनिफिशियल फॉर पेरिसेबल। मतलब जो चीज़ खराब हो जाती है, हमारा सब्जी हम तोड़ते हैं तो खेतों से मार्केट में लाने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिल्क हो गया, फ्लावर्स हो गए, इसके लिए पेरिसेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं। पेरिसेबल मतलब वो कमोडिटी दैट get spoiled within a day or two. So such commodity need to be brought to market immediately, and that is why road transport ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बल्कि चीज़ के लिए जो रेलवे सही होता है। इसलिए एक दूसरे, जहाँ पे ये काम नहीं करता वहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे वो काम नहीं करता वहाँ पे दूसरा रेलवे काम करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। रोड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेलवे। अगर रोड नहीं होता तो लोग जल्दी
वहाँ नहीं पहुँच पाते, स्टेशन रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, सामान कैसे स्टेशन तक पहुँचाया जाता है। सो अगर तो रोड भी ज़रूरत है, अगर बिना रोड के हम रेलवे से मैनेज नहीं कर सकते, सिर्फ रेलवे से। रोड ट्रांसपोर्ट लिंक द रूरल एरिया विद द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट अभी समझाया। द डेफिशिएंसी ऑफ रेलवे इज कॉम्पनसेटेड बाय, जहाँ पे रेलवे की कमी है वहाँ पे रोड काम करता है। तो इस तरह से एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक हैं, और ना कि ये कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज न्यू अराइवल। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है वो न्यू अराइवल है, पहले नहीं था लेकिन अब शुरू हो गया है। पाइपलाइन मतलब होता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे एरिया जहाँ पे ऑयल, जैसे कि असम है, हाँ, असम से हम बरौनी एक रिफाइनरी है, वहाँ से पाइपलाइन है कि पाइपलाइन के थ्रू ऑयल यहाँ से ऑयल कुओं से निकालते हैं, फाइनली पाइपलाइन के थ्रू उसको पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर गुजरात में भी अंकलेश्वर से आया हुआ है, जो कि हरियाणा तक का पाइपलाइन है। तो इस पाइपलाइन के थ्रू हम फिर हम लिक्विड को या इवन सॉलिड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखो अब आएगा अभी थोड़ी देर में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन सिटीज पहले यूज़ किया जाता था इंडस्ट्री के लिए, ये यूज ऑफ पाइपलाइन है। पाइपलाइन मतलब हम पाइप बिछा देते हैं ज़मीन के अंदर और उसके थ्रू हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, हाँ, पेट्रोलियम। अगर मान लो रिफाइनरी में तेल, रिफाइनरी पहले क्रूड ऑयल बनता है, निकाला जाता है कुओं से, तेल के कुओं से, उसके बाद उसको हम रिफाइनरी में भेज देते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम, डीजल या कुछ और भी चीज़ तैयार होता है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरी तक या फर्टिलाइजर प्लांट तक, जो कि इसका रॉ मटेरियल होता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में जो नेचुरल गैस वगैरह यूज होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होते हैं। बिग थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे भी हम पहुँचाते हैं इसको। तो इस तरह से ये हेल्प करता है हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सॉलिड कैन ऑल्सो भी सॉलिड मतलब जो जैसे कि आयरन ओर हो गया, आयरन ओर ये सॉलिड है। अब इसको आप जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं, ऐसा है कि आपको पता है कुद्रेमुख कर्नाटका में एक आयरन ओर माइन है, तो वहाँ से हम मैंगलोर पोर्ट में भेजते हैं पाइपलाइन के थ्रू। हम क्या करते हैं, सॉलिड को ना स्लरी में कन्वर्ट करते हैं। स्लरी मतलब एक तरह से थोड़ा सा उसको आई मीन दे आर कन्वर्टेड इनटू स्लरी एंड देन दे आर एक्सपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। तो इस तरह से सॉलिड कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। सो सी द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन। कितने सारे एडवांटेज हैं। नेम टू ऑयल रिफाइनरी, 3 ऑयल रिफाइनरी बरौनी है जो कि झारखंड में है, मथुरा है और यूपी में है, पानीपत भी है। तो ये सारे हरियाणा में ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे क्रूड ऑयल आता है और यहाँ पे रिफाइन होकर फिर पेट्रोल, डीजल और अलग अलग कैरोसिन वगैरह अलग कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन का क्या क्या मेरिट्स है। एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। इन्हीं जो शुरू में बनाने का खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार बन गया तो फिर उसमें उसको रन करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, लॉस ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट एंड डिले आर नॉट देयर। देखो क्या होता है ना कि आमतौर पर हम अगर रोड से भेजते हैं तो डिले हो सकता है ट्रैफिक जाम की वजह से। अगर ट्रांसशिपमेंट मतलब होता है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो वो टाइम यहाँ पे नहीं लगता है। इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी फ्यूल हम यूज़ नहीं करते हैं, प्रेशर से के थ्रू हम एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। और इकोनॉमिकल है टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर टू इंटीरियर प्लेस ऑफ द कंट्री। तो ये भी इकोनॉमिकल मतलब फ़ायदेमंद, मतलब सस्ता है, चीप है, ये भी एक फ़ायदा है इसका। बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है, जो शुरू में बनाने का कॉस्ट होता है बहुत महंगा होता है इसका, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो कोई लीकेज होता है ना तो बहुत डिफिकल्टी होता है हमें उसे ढूंढने में या पता लगाने में और ठीक करने में, तब तक हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। नेम द 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। एक तो फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम, मैंने बताया ना, अपर असम से कानपुर यूपी तक जाता है, ये भी एक है। अपर असम, मैंने यहाँ पे असम है, वहाँ से यूपी तक आता है आपका, तो ये एक पाइपलाइन है। दूसरा, फ्रॉम सल्दिया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, गुजरात से जलंधर तक जाता है, तो ये दूसरा पाइपलाइन है। और है तीसरा, गैस पाइपलाइन आर फ्रॉम हाजीरा इन गुजरात, एक ये बहुत सबसे बड़ा है, 1700 किलोमीटर का है, किलोमीटर का है ये, इन गुजरात टू जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक पाइपलाइन, 3 पाइपलाइन मैंने यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स एडवांटेज ऑफ वाटर वेज इन इंडिया। मतलब जो आपका वाटर मतलब होता है कि जो रिवर में या आपका ओशन में जो भी ट्रांसपोर्टेशन शिप है या
बोट वगैरह चलते हैं उसका क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो दे आर चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड, सस्ता होता है क्योंकि पानी में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है ना, तो उसमें हम इजीली बोट या ये चला सकते हैं। और हैवी और बल्की गुड्स के लिए होता है। दे आर फ्यूल एफिशिएंट, मतलब इसमें इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता है कंपेयर टू दैट ऑफ द रेल और इवन रोड ट्रांसपोर्ट। दे आर एंड इको फ्रेंडली, क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे बोट वगैरह वैसे ही चलते हैं बिना कोई डीजल के थ्रू सेल मतलब होता है कि हवा से एयर का मूवमेंट के थ्रू भी हम बोट को चला सकते हैं, शिप को कुछ हद तक चला सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। दे आर नेचुरल रूट्स, और वहाँ पे आपको रूट बनाने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है, खर्चा नहीं लगता हमें, पानी में कोई जरूरत नहीं रूट बनाने का। नेम द वाटरवेज दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक तो याद रखना कि गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया, हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में, इसको हम नेशनल वाटरवे हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, जो 120 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ये है एक। दूसरा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सादिया टू धुबरी, असम में है, ये 891 किलोमीटर का है, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है, याद रखना, पूछ देंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ये। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट कैनाल इन केरला, यहाँ पे भी वाटरवेज है जो कि नेशनल हाईवे वाटरवेज नंबर 3 है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट आर द लेंथ ऑफ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज इंडिया। जो हमारे इंडिया के अंदर जो रिवर वगैरह पे जो बोट वगैरह चलते हैं उसका लेंथ कितने दूर तक हम नेविगेशन कर सकते हैं डिस्टेंस वाइज, तो 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है इंडिया में। तो इसका कुछ कम ही होता है, अगर मान लो कभी बारिश कम होता है तो पानी, नदियों में पानी कम होता है तो वहाँ हम नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर बारिश होता है तो प्लेंटी ऑफ वाटर है तो हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं। सो सीजनल इन नेचर है बहुत सारा। उसके बाद आउट ऑफ 37 किलोमीटर है नेविगेबल बाई मर्केंडाइज बोट, बड़े बड़े बोट भी उसमें चल सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें छोटे छोटे बोट चलते हैं पूरा एरिया में, लेकिन कुछ एरिया जहाँ पानी ज़्यादा है गंगा वगैरह में, वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े मर्केंडाइज बोट भी ऑपरेट करते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, ये आपको लर्न करना है। हाउ मेनी मेजर एंड मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। सो 12 मेजर पोर्ट हैं और 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट हैं इंडिया में। पोर्ट मतलब बंदरगाह जहाँ पे कि शिप आके रुकते हैं। वाई हैज हल्दिया सी पोर्ट सेटअप। हल्दिया जो है वो आपका अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में हल्दिया सी पोर्ट है, वो क्यों सेटअप किया गया था। आपको पता है हल्दिया सी पोर्ट वाज सेटअप टू डी कंजेस्ट द पोर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता पोर्ट जो था ना वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, तो उसका कंजेशन को रोकने के लिए हमने वेस्ट बंगाल में ही दूसरा एक सी पोर्ट बनाया था, उसको बोलते हैं हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है। ये भी है। नेक्स्ट है हमारा कि वाई वाज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो आपका मुंबई में है। तो मुंबई पोर्ट का जो कंजेशन है ट्रैफिक को रिलीफ देने के लिए हमने मुंबई में ही दूसरा एक पोर्ट बनाया था जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट जो गुजरात में है, कांडला सी पोर्ट गुजरात में है, और ये पोर्ट जो है वो डेवलप करने का क्या फायदा, क्या क्या इसका फीचर है। एक तो टाइडल पोर्ट है। टाइडल मतलब जब टाइड आता है उस समय इसमें पानी आ जाता है तो यहाँ पे इजीली शिप एंटर कर जाते हैं। जब टाइड नहीं होता उस समय शिप एंटर, पानी कम होता है तो शिप एंटर नहीं कर सकता, ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा जो है कि इट वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन कच्छ। रन ऑफ कच्छ में ये डेवलप हुआ है इंडिया के आज़ादी के बाद, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हो गया था उस समय कराची पोर्ट जो था वो चला गया था पाकिस्तान को, तो हम और हमारे जो मुंबई पोर्ट है और बाकी सारे उस पोर्ट को रिलीव करने के लिए हमने हल्दिया पोर्ट डेवलप किया, हल्दिया नहीं कांडला पोर्ट डेवलप किया था। इट वॉज डेवलप टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ मुंबई पोर्ट। मुंबई का इसको कराची पोर्ट जब पाकिस्तान को चला गया था पार्टीशन के बाद, इंपॉर्टेंट है पार्टीशन के बाद कौन सा नया पोर्ट बनाया था और किस पोर्ट को के ट्रैफिक को रिलीव करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि विच इज़ द ओल्डेस्ट डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एज वेल एज वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। तो विशाखापट्टनम सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है वो पोर्ट। उसके बाद विच पोर्ट इन इज द बिगेस्ट एंड स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड पोर्ट। तो ये मुंबई पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है और नेचुरल पोर्ट है। विच पोर्ट इज एन इनलैंड रेवरी पोर्ट एंड नीड कांस्टेंट डिगिंग। कोलकाता पोर्ट, क्योंकि ना कलकत्ता पोर्ट में क्या है ना, जैसे मान लो यहाँ पोर्ट है तो ये थोड़ा अंदर जाके
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो थोड़ा शिप अंदर तक जाता है। गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी जो आके है, तो इस यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि नदी जो होते हैं मिट्टी लेके आते हैं, तो ये डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे भर जाता है, तो शिप अंदर इजीली नहीं जा पाता है। तो उस समय क्या होता है कि इसको हमें कॉन्स्टेंटली डिग करके वो एरिया को जो सेडिमेंट्स वगैरह होता है उसको हटाना पड़ता है, जिससे कि शिप आसानी से जाए। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा पोर्ट को हमें डिग करना पड़ता है। विच इज़ टाइडल पोर्ट इन इंडिया। अभी ऊपर मैंने बताया था कांडला पोर्ट जो है टाइडल पोर्ट है। जब टाइड आता है तो उस समय पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो शिप एंटर कर जाता है, और दोबारा से फिर जब टाइड आता है तो उससे बाहर चले जाते हैं, या उस समय एंटर कर सकते हैं। विच इज़ द सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव द ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता। ठीक है, मैंने इसके बारे में ऊपर बताया था, हल्दिया के बारे में। विच सी पोर्ट इज द फर्स्ट पोर्ट टू डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये भी मैंने बताया था, कांडला पोर्ट जो है, जो कि मुंबई पोर्ट को रिलीव करने के लिए, क्योंकि हमारा कराची पोर्ट जो है वो चला गया था पाकिस्तान को, उस समय डेवलप किया गया था। नेम द 6 मेजर सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको अगर अलग से पूछ देते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से हैं, तो एक तो गुजरात में कांडला है, फिर मुंबई है, फिर जवाहरलाल नेहरू मुंबई में ही है, उसके बाद मारमा गाँव जो है गोवा में है। ठीक है, उसके बाद न्यू मैंगलोर जो है वो आपका कर्नाटका में है, उसके कोची पोर्ट है वो केरला में है। तो ये है वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में ये सारे पोर्ट हैं 6 पोर्ट। और ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कोलकाता पोर्ट है, उसके बाद हल्दिया है, उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम है, उसके बाद चेन्नई जो है तमिलनाडु में है, और टूटीकोरिन जो है तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट्स है ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में। विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन द कंट्री। चेन्नई, याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि चेन्नई कौन सा पोर्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड पोर्ट है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, वाई द एयर ट्रांसपोर्ट मोर यूजफुल नाउ ए डेज, और एडवांटेजेस फीचर ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या फीचर है, एडवांटेज क्या क्या है। एक तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस। एक तरह से कॉस्टली है, प्रेस्टिजियस है, रिच लोग जाते हैं इसके अंदर, तो प्रेस्टिजियस भी है ये। इट कैन कवर हाई माउंटेन एंड डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेच। ये पहाड़ के ऊपर जा सकता है, ओशन के ऊपर जा सकता है, माउंटेन के ऊपर जा सकता है, डेजर्ट के ऊपर जा सकता है। तो ये भी एक तो एडवांटेज है। इट हेल्प ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज इन देयर ऑफशोर, जैसे कि पवन हंस, हाँ याद रखना, पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड, ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर जो होता है वो आसाम में जितने भी सारे पाइपलाइन है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस ऑफशोर ऑपरेशन मतलब आपको पता है कि इंडिया में मुंबई हाई जो है वहाँ पे आपका ऑयल वेल है, जहाँ से हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस वहाँ पे जाना आना इसके लिए भी पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो इट ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द ऑपरेशन ड्यूरिंग द फ्लड। अगर हमारा फ्लड आता है तो रेलवे ख़राब हो जाता है, रोड ख़राब हो जाता है, उस समय हम इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये एडवांटेज है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन वाई एयर ट्रांसपोर्ट प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटों में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब ये पार्ट, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह, ये सब स्टेट में क्यों इसको यूज किया था। एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर पॉपुलर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी लेट। देखो वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, और इसकी वजह से रोड बनाना, उसके बाद ब्रिजेज बनाना, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंटायर एरिया इज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट एंड डज नॉट अलाउ द लैंड मूवमेंट। तो ये भी है कि जंगलों से भरा हुआ है, तो वहाँ बनाना बहुत मुश्किल होता है। द एरिया इज ऑफन हिट बाई फ्रीक्वेंट फ्लड, वहाँ फ्लड भी आता है, तो अगर रोड वगैरह डेवलप करो, फ्लड से टूट जाता है या वाशडवे हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेफर किया जाता है। दूसरा है कि इट हैज़ ए लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर दैट रिक्वायर क्विक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू। आपको पता है कि अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, फिर यहाँ पे म्यांमार है, फिर ऊपर चाइना से कनेक्टेड है। तो क्योंकि अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे मिलिट्री को, आर्मी को पहुँचने में टाइम लग जाएगा। मान लो रोड टूट गया है, कोई और भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए एयर जो है ज़्यादा
प्रेफरेबल है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इट इज मार्क्ड विद द डिसेक्टेड रिलीफ दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रीच द एरिया थ्रू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी हाँ वही बहुत सारे मतलब माउंटेन है, पहाड़ से वैलीज हैं, और उसमें बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी है एक। नेक्स्ट है इन विच ईयर एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज, तो 1953 में, यू हैव टू लर्न दिस। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एयर ट्रांसपोर्ट के दो कैटेगरी क्या है, एक तो आपको डोमेस्टिक है और दूसरा इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल को हम एयर इंडिया बोलते हैं और डोमेस्टिक को हम इंडियन एयरलाइन बोलते हैं। और दूसरी बात है इसके अंदर भी प्राइवेट है और पब्लिक दोनों है, प्राइवेट भी है इसके अंदर और गवर्नमेंट भी है, दोनों ही चलते हैं। जैसे जेट एयरवेज हो गया, प्राइवेट हो गया, हाँ, और गवर्नमेंट का भी है। अब तो खैर हमारा जो एयर इंडिया जो है गया वो आपका ये हो गया है, टाटा ने खरीद लिया तो वही प्राइवेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि हाँ। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज मार्क्ड विद द डिसेक्टेड रिलीफ दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रीच द एरिया थ्रू अदर मीन्स ऑफ, ठीक है। तो बाकी सारे बहुत ही आई मीन देयर इज लॉट ऑफ माउंटेन एंड दैट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर कंस्ट्रक्ट रोड देयर। सो नेक्स्ट है ये बता दिया था मैंने आपको, डोमेस्टिक वगैरह करा दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि 37 विच पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन इज मेड टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन मैन। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या क्या प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ऊपर, तो ये भी एक कारण है। व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ डू दे क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस एंड इंटीग्रेट पीपल, एक्सप्लेन विद द फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आपका जो टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, लेटर हो गया, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कन्वेइंग ऑफ मैसेज एंड आइडिया between individual or to the masses. The means of mass communication are रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न है, मीडिया, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस एंड इंटीग्रेट द पीपल इन फॉलोइंग वे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक तो सबसे पहला यहाँ है कि एवरी डे एट रेगुलर इंटरवल वी हियर ऑफ और वॉच द न्यूज़ के थ्रू भी हम देखते हैं कि मैसेज स्प्रेड हो रहा है। न्यूज़ आर गिवन ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, जैसे टॉपिक हो गया, पीपल हो गया, इनके बारे में, तो दैट इज ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग द message from one part of country to other part of country. Newspaper also gives us news on variety of subject, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, इस पे भी ये भी एक तरीका है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड, सो दैट इज ऑल्सो कन्वेइंग, हर फिल्म कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करता है। एंड फाइनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इंटीग्रेट द पीपल। इफ़ वी सी अबाउट एनी अनफॉर्सीन कैलामिटीज और द टेलीविजन और रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर, द कंट्री स्टैंड्स यूनाइटेड। सो देखो लोगों को यूनाइट कर रहा है ना एक तरह से, और कोई भी मैसेज वगैरह, कोई भी अनफॉर्सीन एक्टिविटी होता है, जैसे फ्लड आ गया, अटैक हो गया, तो पीपल गेट यूनाइटेड, क्योंकि हम ईजिली उस मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं एवरीवेयर in India, so that also bring people together. Mention 6 mail channel introduced recently, facilitate quick delivery. तो कुछ ऑर्डिनरी पोस्टल सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क चैनल और पीरियड चैनल, ये सारे चैनल शुरू किए। ये एक तरह से पोस्ट करने का है। जैसे मान लो मेट्रो चैनल है, अगर आपको मेट्रो सिटीज में ये लेटर भेजना है तो आप इसी चैनल में, ये अगर हर पोस्ट ऑफिस के बाहर एक इस तरह का ये बना, उसमें लिखा मेट्रो चैनल, राजधानी चैनल, तो आपको अगर मान लो मेट्रो दिल्ली से बेंगलोर भेजना है तो आप इस चैनल में डाल दो, वहाँ पे इजीली विद इन 24 आवर ये वहाँ पहुँच जाता है। सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दी चैनल, दैट दे हेल्प इन फास्ट सेंडिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लासीफाई कम्युनिकेशन सर्विस इनटू 2 कैटेगरी। कौन कौन से होते हैं, तो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन में टेलीफोन हो गया, लेटर हो गया। मास कम्युनिकेशन में जो कि दैट रीचेस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, एक ही समय बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन। इन दिस कम्युनिकेशन ओनली पर्सनल मैसेज जो हम इसमें सेंड करते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो डन थ्रू मोबाइल हो गया, आपका लेटर हो गया, इसके थ्रू होता है। और जो मास कम्युनिकेशन है, रेडियो, टेलीविज़न, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है आसानी से, ये है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल, ये भी एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्लास मेल क्या होता है
कार्ड वगैरह हो गया, एनवेलप वगैरह हो गया, इसको हम फर्स्ट क्लास मेल बोलते हैं, इसको एयर लिफ्टेड होता है ये। लेकिन जो सेकेंड क्लास मेल होता है उसमें क्या आता है, सेकेंड क्लास मेल में ना आपका बुक्स वगैरह हो गया, हाँ, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो गया, पीरियोडिकल्स मैगजीन वगैरह हो गया, इसको हम एयर से नहीं भेजते हैं क्योंकि महंगा पड़ता है। सरफेस से हो सकता है, रोड से या रेलवे से भेजते हैं, वाटर के थ्रू भेजते हैं, जो सेकेंड क्लास मेल बोलते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। एसटीडी पहले हुआ करता था, अब हम फ़ोन से ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले एसटीडी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करने के लिए आपको एसटीडी लगाना पड़ता था, लोकल कॉल के थ्रू नहीं बात होता था। लेकिन अब ये सब का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया क्योंकि फ़ोन आ गया, आप कहीं भी बात कर सकते हो। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ एयर इंडिया रेडियो, आकाशवाणी है, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। नेम द लैंग्वेज इन विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड देन उर्दू है, ठीक है। विच अथॉरिटी इंडिया सर्टिफाई इंडियन, तो एक तरह से CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये हमें कोई भी मूवी दिखाने से पहले इन लोग अप्रूव करते हैं, सर्टिफाई देते तभी देख सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह आता है और इसमें टीवी, रेडियो और इंटरनेट आता है। विलेज आर कनेक्टेड बाई मेजर टाउन्स, प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना जो है इसके थ्रू करते हैं। उसके बाद बल्क कैरियर, वाटरवेज हो गया, बल्क कैरियर विद इन इंडिया रेलवे है, एयर ऑल इंडिया रेडियो। ये सारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट इंडिया, ये सब मैंने पहले करा चुका है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो ट्रेड बिटवीन 2 कंट्री को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जब इंडिया मान लो दूसरे कंट्री से ट्रेड हो रहा है तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मान लो कि हमने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट 80 रुपीज़ का किया, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हो गया 20 हो गया। हाँ, हो सकता है ये अब ये 20 प्लस में हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का, तो हमारे पास 100 रुपये आया, और हमने इंपोर्ट किया तो हम यहाँ से गया है, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ये हो सकता है सरप्लस हो, सरप्लस है जैसे ये हमारा था सरप्लस, ऊपर वाला एग्जाम्पल था। अगर मान लो कि हमने एक्सपोर्ट 80 रुपीज़ का किया एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट हमने किया 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पे -20 हो गया, ये हमारा डेफिसिट हो गया। डेफिसिट मतलब होता है कि जब आपका एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। ये भी है एक। और दूसरा बैलेंस होता है, दोनों बराबर हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड का फ़ायदा क्या क्या है, कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता आज के दिन में बिना इंटरनेशनल ट्रेड के, क्योंकि हम हर चीज़ अपने यहाँ बनाते नहीं हैं, और हम वही चीज़ बनाते हैं जिसमें हम स्पेशलाइज होते हैं, और हम उस चीज़ को दूसरे कंट्री में बेच देते हैं, और वहाँ से जो हमारे पास नहीं है उसको हम बाहर से मंगा लेते हैं। तो ये पॉसिबल है ओनली इंटरनेशनल ट्रेड का। आज जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जो कंट्री जितना एक्सपोर्ट करता है वो कंट्री ज़्यादा रिच होता है। इट इज़ ऑल्सो थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी अर्न फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो कि हमें बाहर से सामान खरीदने में हेल्प करता है। कोई भी कंट्री से हम बाहर सामान खरीदते हैं तो हम अपने कंट्री की करेंसी में नहीं देते हैं, बल्कि हम दूसरे कंट्री की करेंसी में उसको पे करते हैं, और वो तभी हमें मिलता है जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड अगर है तो दूसरे कंट्री से हम टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से है। बाकी हमारा कुछ लर्न करने का ये है, ये आप लर्न कर सकते हो क्या क्या हम आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस हमने पहले डिस्कस कर रखा है। क्या क्या चेंजेस आए इंटरनेशनल 15 ईयर में हम, ठीक है, तो ये भी है। और डिफाइंड टूरिज़म मतलब होता है कि बाहर से जब हम कुछ देखने जाते हैं, ताजमहल देखने या कहीं, तो ये भी एक इंडस्ट्री बन गया आजकल। बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रहा है। जब बाहर से टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, ये हमारे कंट्री के लिए फ़ायदा होता है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप होता है, इससे फॉरेन टूरिस्ट आने से इको टूरिज़म और ये सब चीज़ इंडस्ट्री, होटल वगैरह डेवलप हो रहे हैं। तो ये भी कंट्री के डेवलपमेंट है। ये सब कुछ टाइप ऑफ टूरिज़म है, हेरिटेज, इको, एडवेंचर, कल्चर, मेडिसिन और ये सारे। मेडिकल टूरिज्म मतलब होता है लोग बाहर से जब लोग आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाई क्लास फैसिलिटीज़ है, प्लस सस्ते में हो जाता है इसकी वजह से। एडवांटेज क्या है टूरिज्म का, ये मैंने बता दिया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, एक तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। हेल्प इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जब एक दूसरे कंट्री में लोग घूमते जाते हैं तो वहाँ के समझते हैं, और इससे लड़ाई वगैरह कम होता है। नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया मान लो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया जा रहे हैं तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, ट्रेड मतलब कि विद इन द कंट्री होता है तो उसको नेशनल ट्रेड बोलते हैं, और बिटवीन द कंट्री होता है तो उसको इंटरनेशनल, और ये अमंग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू।